सवाल कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, इस धरती का जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और ये किस दिशा में जा रहा है। ये ऐसे सवाल हैं जिससे मानव हजारों सालों से जूझ रहा है। मैं लाखों साल इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे नहीं मालूम कि इंसान ने सवाल कब पूछना शुरू किए। बहरहाल इसके बहुत सारे जवाब हमारे चारों तरफ बिखरे हुए, और खास तौर से जब मैं ये कह रहा हूं कि मानव ये सवाल पूछता रहा है, इंसानियत ये सवाल पूछती रही है, तो मैं ये भी कह रहा हूं साथ में कि जब भी बच्चा बड़ा होता है समाज के अंदर, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ना शुरू होती है, तब वो शुरुआत में एक बार फिर ये सवाल पूछता है, मैं कैसे पैदा हुआ, मानव कैसे पैदा हुआ, हमारे चारों तरफ जो चीजें घटती हैं वो कैसे पैदा हुई, ये ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सूरज, ये कैसे पैदा हुआ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो ये सवाल पूछता जाता है जो शायद मानवता के उदय से लेकर के आज तक हम पूछते रहे। दोस्तों, इसके आसान जवाब हमें दिखाई देते हैं। दो तरह के जवाब हैं। एक वो जवाब हैं जो हमें धर्म से मिलते हैं, हमें आस्था से मिलते हैं, हमें पुराणों, शास्त्रों और हमारी जो मजहबी किताबें हैं उनसे मिलते हैं। उनमें जवाब आसान है और हमें बार बार बचपन से बताया जाता है कि एक भगवान है, उस भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, जानवर बनाए हैं और इंसान बनाए हैं, मर्द औरत बनाए हैं। और उन्हें क्योंकि उसने दिया है ये जीवन, इसलिए उसकी स्तुति करनी चाहिए और हमें उसकी तरफ लौटना है। ये जवाब जो है, ये बेसिक जवाब है हमारे धर्मों का। इसकी अलग अलग कहानियां हैं। अगर चीन की सभ्यता में देखें तो अलग है, हमारी सभ्यता में अलग है, अरब की सभ्यता में अलग है वगैरह। बाइबल उठा लें तो बहुत आसान सा जवाब है, खुदा ने, अल्लाह ने पूरा एक वो बनाया, या यहोवा ने या गॉड ने पूरी सृष्टि बनाई और फिर धरती पर से 5 तत्व जमा किए, इंसान का पुतला बनाया। उससे पहले फरिश्ते थे, तो उनसे कहा कि तुम इसको सजदा करो। एक फरिश्ता था जिसने सजदा नहीं किया, या जिन्नात था जिसने सजदा नहीं किया, वो शैतान हो गया। और फिर इनसे कहा आदम और हवा से कि तुम, एडम एंड ईव से, कि तुम दोनों जो हो वो ये वाला फल मत खाना वरना सजा मिलेगी। और उन्होंने वो फल खा लिया और फिर वो धरती पर भेज दिए गए और हम सब उनकी औलाद। इसी तरह से हमारी सभ्यता में कहानी है कि ब्रह्मा अकेले थे, पानी पर तैर रहे थे, भगवान अकेले थे, और वो तैरते तैरते उनको ख्याल आया तो उन्होंने अलग अलग, अपने भगवान ने अलग अलग हिस्सों से बदन के अलग अलग जातियां क्रिएट कर दी और हम सब उनकी औलाद हैं। ये सब कुछ कहानियां जो हैं अलग अलग सभ्यताओं में और भी हैं जो मैं नहीं सुनाना चाहता, इसलिए कि वक्त कम है और मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। एक कहानी साइंस की कहानी है, एक कहानी विज्ञान की कहानी है, और इस विज्ञान की कहानी में हमारी समझ लगातार कि जिंदगी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहां से शुरू होती है और हमारी समझ आगे बढ़ती जाती है। अलग अलग वक्तों में हमको इसी सवाल का, एक ही सवाल का अलग अलग जवाब मिलता जाता है। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइंस को उठा करके देखें तो वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है। और इस समझ में 2 शख्सियतें बहुत इंपॉर्टेंट है
जो आज की समझ हमारी है कि इंसान की उत्पत्ति कैसे। एक लेमार्क और दूसरे डार्विन का सिद्धांत एवोल्यूशन का, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण। लेमार्क ने ये बात कही कि हम जो जिंदगी में काम करते हैं या जानवर काम करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उस एनवायरनमेंट की वजह से, आसपास की स्थितियों की वजह से हमारे बदन के हिस्सों की अलग अलग बनावट में थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाता है। और ये जो बनावट का फर्क है, ये हम अपनी अगली नस्ल को दे सकते हैं। बात थोड़ी समझ में आती है। जो लंबे लोग हैं वो जब लंबे हो जाते हैं धीरे धीरे अपनी किसी वजह से, वो लोग अपनी नई नस्ल जो पैदा होती है, अगर माँ बाप दोनों लंबे हैं तो वो लंबी हो जाती है। इसी तरह से रंग अगर गहरा होता जा रहा है आपका, तो वो ट्रेट भी आप अगली को दे सकते हैं नस्ल। ये एक बात कही थी। आज हमारी समझ इससे थोड़ा सा फर्क है इस विषय को लेकर के, लेकिन इस बात में बहुत गहराई है। डार्विन की पूरी थ्योरी जो है उसने सब कुछ बदल के रख दिया। डार्विन ने कहा कि मुझे रिश्ता दिखाई देता है, जिंदगी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, जितने भी आकार हैं, उनके बीच में आपस में एक रिश्ता दिखाई देता है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अब से पहले तक सारी समझ ये थी कि जो स्पीशीज पैदा हुई हैं वो अलग अलग पैदा हुई। डार्विन ने कहा नहीं, इनमें आपस में रिश्ता दिखाई देता है। और उसने अपना सिद्धांत दिया कि नेचर यानी हमारी जो कुदरत है वो एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है लगातार। कोई थोड़ा बड़ा पैदा होता है, कोई थोड़ा छोटा पैदा होता है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी की आंखें किसी तरह की होती। थोड़ा थोड़ा फर्क हर इंसान में होता है, वरना हम इंसान को पहचान ही नहीं पाते हो। इसी तरह जानवरों में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, यानी जो नेचर है वो अलग अलग हमको थोड़े थोड़े आकार दे करके पैदा करता है। दूसरी बात जो कही उसने, अपने एक लंबे शोध के बाद, बहुत लंबी शोध के जिंदगी लगा दी उसने, उसके बाद जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिंदगी के सारे आकार एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं। और वो रिश्ता एक पेड़ की तरह से है। वो पेड़ की तरह से रिश्ते की बात करते हुए ये कहता है कि इसकी जड़ में एक सेल वाले जानवर हैं और फिर धीरे 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 उनमें बदलाव आते चले गए। मल्टीसेल्यूलर लाइफ पैदा हुई। जब ब्रह्मांड की आधी जिंदगी गुजर चुकी थी तो हमारा सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम बनने के साथ साथ धरती ने अपना आकार लेना शुरू किया। लगभग 4 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी धरती, और 3 बिलियन ईयर्स आते आते इस पर जिंदगी ने की शुरुआत हो चुकी है। ये साइंस कह रही है। धर्म में अलग बात है, धर्म को छोड़ दिया। आप मानते हैं तो जरूर मानिए, लेकिन मैं साइंस का पक्ष रख रहा हूं। उत्पत्ति हुई, शायद ये उत्पत्ति पानी के अंदर हुई। पानी के अंदर इस उत्पत्ति के बाद जिंदगी ने अलग अलग आकार लिए, मल्टी सेल्यूलर बनी, पेड़ पौधे पैदा हुए, धीरे धीरे जानवर पैदा हुए, और जानवर बड़े से बड़े पैदा होते चले गए, और फिर वो पानी से निकल करके बाहर, यानी पानी में जिंदा रहने वाले जानवर पहले, फिर उसके बाद पानी और धरती पे दोनों पे जिंदा रहने वाले जानवर, और फिर जानवर पहुंचे खुश्की के ऊपर। और इस यात्रा में जो बदलाव आते रहे
हजारों लाखों सालों में जो बदलाव आते रहे, उनसे धीरे धीरे, जिस तरह मैंने कहा, पेड़ की शाखें निकलती चली। अक्सर लोग ये सवाल पूछते कि साइंस कहती है इंसान बंदर से बना है, तो फिर सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तने में से अगर शाख निकल रही है तो हम पूछे कि पूरा तना शाख क्यों नहीं बन गया, और शाख में से पत्ती निकल रही है तो हम पूछे कि पूरी शाख पत्ती क्यों नहीं बन गई। ये बेकार का सवाल है। ये वो लोग पूछते हैं जिनकी समझ कच्ची है, जो साइंस को नहीं जानते। साइंस ये कह रही है कि हमारे पूर्वज, हमसे पहले बनने वाली शाख जो है, वो शाख ओरंगुटान की थी, गोरिल्ला की थी, बंदर की थी, और धीरे धीरे बदलाव में कुछ नई शाखें निकली जिनसे कि इंसान की जैसी आज शक्ल है उसका आकार ढलना शुरू हुआ। उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए। उसमें भी होमोनिन थे, उसमें भी अलग अलग जातियां थी जो लुप्त हो गई, अब नहीं है। और आखिर में, जिसे अंग्रेजी में हम होमो सेपियन कहते हैं, वो पैदा हुए। और ये एक लंबा सफर है हमारे यहां तक आने का। हम शुरुआती दौर में, यानी लगभग 26 लाख साल पहले तक, शायद हमारी खुराक का मेजर हिस्सा होता था फूल, पत्तियां, फल वगैरह खाना। यानी हम वेजिटेरियन, प्राइमरीली वेजिटेरियन थे, खा लेते थे मीट, लेकिन मीट ज्यादा खाने में हमारा पेट भी खराब हो जाता था, वो पचता नहीं था। ये 26 लाख साल के आसपास एक बदलाव आया जिसमें हमें लगता है कि इंसानों ने, जो होमोनिन थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने गोश्त को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया और शिकार भी करने लगे। और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं समझना: गोश्त और बोन मैरो, यानी हड्डी के अंदर से निकाला हुआ गूदा। इसने इस नई ग़िज़ा ने, इस नए खान पान ने हमको एक्स्ट्रा एनर्जी दी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे दिमाग को बड़ा रखने के लिए, बड़ा करने के लिए जरूरी थी। तो इस चेंज के साथ, इस बदलाव के साथ जो हमारी ग़िज़ा में आया, उसके साथ ही साथ हमारे ब्रेन का साइज भी एकदम से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो प्रोटीन ब्रेन को चलाने के लिए चाहिए था वो गोश्त के अंदर और गूदे के अंदर अधिक मात्रा में मौजूद था। उसके लिए छोटा पेट और छोटे बदन की जरूरत थी, बहुत ज्यादा बड़े बदन की जरूरत थी। लेकिन इंसानों के अंदर आधी एनर्जी, आधी ऊर्जा जो हम खाते पीते हैं, वो आधी ऊर्जा यहां से ऊपर खर्च होती है, यानी ब्रेन उसका एक बड़ा हिस्सा खा लेता है, और बाकी बदन के लिए उसका 50% चाहिए होता है, आधी वहां खर्च होती है। तो ब्रेन में हमारे कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो जरूरत हमारी पूरी होती है हाई प्रोटीन डाइट से। अब हम दाल भी खाते हैं, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दाल से उस जरूरत को पूरा कर लेते हैं। शुरुआत के पीरियड में वो जरूरत हमारी इससे पैदा हुई। अब जब ब्रेन साइज हमारा बढ़ा तो उसके साथ साथ बहुत सारे और बदलाव आए, यानी हमारी चीजों को याद रखने की शक्ति बढ़ी। याद रखने की, अगर इसको हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क माने, तो हमारी हार्ड डिस्क बड़ी होगी, उसके अंदर ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हम समझने लगे, और हथियार शिकार करने के काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार बनाना शुरू कर दिए। तो हमारी ग़िज़ा में बदलाव, और उसके साथ साथ उससे पहले ही आग का इस्तेमाल लेकर के हम काफी कॉम्प्लेक्स हथियार बनाने में सक्षम हो गए। तो जिंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बढ़ने लगी, यानी सिर्फ
आ, जो हमारी वेजिटेरियन ग़िज़ा होती है उसके ऊपर निर्भर नहीं थे। अब हम जानवर मार के खा सकते थे। अफ्रीका के जंगलों में बड़ी बड़ी आग लगा करती है और सारी वनस्पति जो है वो नष्ट हो जाती है। जानवर इधर उधर भाग के चले जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो हम यानी हमारे पूर्वज इंसान वो ये खाना जब खाना शुरू करते हैं तो उनकी जिंदगी की गारंटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है एक तरफ से। तो एक तरफ जिंदगी की गारंटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब वहां से हम निकल करके अरब की खाड़ी वाले इलाके में आते हैं, अफ्रीका से निकल करके लगभग 57-58 हजार साल पहले, यानी 60, 50 और 60 साल, वैसे 80,000 साल तक का पीरियड कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि 80,000 साल पहले या 50,000 साल पहले वहां से निकल करके एक बड़ा गुट कई वेव्स में धीरे 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 कबीलों में रहना शुरू करके अरब की खाड़ी में पहुंचती है। और यहाँ पर उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है, खोज होती है हमारी कृषि की। पहली बार हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और पूरे मुल्क में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है, 8 से 10,000 साल के बीच में। ये एक और बहुत बड़ा बदलाव होता है। इससे पहले तक इंसान जमीन से बंधा हुआ नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी से बंधा हुआ नहीं था, वो बड़े कबीले नहीं रख सकता था, बड़ी सोसाइटीज नहीं बन सकती थी। कृषि की शुरुआत बड़ी सोसाइटीज, जमीन के साथ बनना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सभ्यता का उदय। सभ्यता का उदय का क्या मतलब हुआ? हमारे अलग अलग काम बंटना शुरू हो जाते हैं कृषि की वजह से। समाज के अंदर कुछ लोग खेती करते हैं, तो कुछ लोग हल बनाते हैं, तो कुछ लोग पॉटर बनाते हैं, तो अलग 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 तरह की चीजें करना शुरू करते हैं। कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग सुरक्षा करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर कबीलों में लड़ाई होती है, एक के पास अनाज कम, दूसरे के पास अनाज ज्यादा, तो फिर उस झगड़े के खिलाफ भी सुरक्षा, यानी इंसान इंसान से अब सुरक्षा करने लगता है। ये जो सभ्यता की शुरुआत है, इसमें हमें आज भी दिखाई देता है कि उसके कुछ एलिमेंट्स हमारी सोसाइटीज के अंदर मौजूद हैं। सुरक्षा एक है, उसमें बोलचाल और अगली नस्लों के लिए चीजों को बचा कर रखना। इससे पहले की सोसाइटी में अगली नस्लों के लिए कुछ नहीं बचाना था। अब अगली नस्लों के लिए बचाना तो लिखाई, रिकॉर्ड्स रखना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है। चीजें बटाई पे देना, यानी तुम मेरे लिए काम करोगे, ये मेरी जमीन है, इस जमीन के ऊपर तुम काम करो, मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ, खुद कम खाओ, मुझे ज्यादा खिलाओ। तो पूरा राजपाट का जो उदय है ये शुरू होता है। इस बात को समझने के लिए शायद शुरू में जो मैंने सवाल पूछा था कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने की कोशिश भी यहीं से निकलती है, इसी सभ्यता से निकलती है। और फिर हमारे अलग अलग धर्म अलग अलग वक्तों में इसका अलग अलग जवाब देना शुरू करते हैं। ये जवाब इंसान की जिज्ञासा को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और तब खोजबीन जारी रहती है। और ये जारी खोजबीन हमको पहले लमार्किज्म, फिर डार्विनिज्म और आज डीएनए तक लेकर के आती है, आरएनए की बात करते हैं। और हमें पता लगता है कि इंसान की उत्पत्ति में शायद कहीं अफ्रीका में बैठी हुई एक औरत का सबसे बड़ा हाथ, लगभग 80-90% देश दुनिया की आबादी उसकी औलादों में से है।
यानी हमारे इंसानों और इंसानों के बीच में एक गहरा रिश्ता है भाईचारे का। हम अफ्रीका में हो, हम लैटिन अमेरिका में हो, हम यूरोप में हो, हम हिंदुस्तान में हो, हम पाकिस्तान में हो, हम बांग्लादेश में हो, हम श्रीलंका में हो, हम जापान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा आपस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता। डीएनए हमको ये बताता है कि हम में 99% सिमिलैरिटीज हैं और शायद 1% भिन्नता है। हम एक दूसरे से इतना करीब हैं, फिर भी हमने सभ्यता के नाम के ऊपर, कल्चर के नाम के ऊपर, पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर अपने को इतना बांटा है पिछली कई सदियों में कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। हमने ऊंची जात नीची जात, कोई फर्क नहीं है हमारे अंदर। डीएनए की रिसर्च ये बता रही है कि हमारे अंदर ऊंची जात नीची जात, गोरा काला होने में कोई फर्क नहीं, हम वही इंसान हैं। इस धरती पर रहने वाले वो इंसान हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत एक सेल से हुई थी। आज भी बस इतना ही, फिर कभी मिलेंगे और सवालों से जूझने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।